तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। तो दोस्तों एग्जाम का डेट धीरे धीरे नजदीक आ रही है और हमें ये मान के चलना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो एनटीपीसी का एग्जाम इस बार क्रैक करना है और एक सीट लेना है रेलवे बोर्ड में। ठीक है, तो सीधे बात न बकवास, हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन की दुनिया में पहला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं? बताइए वो कौन से दो आवर्त हैं जिसमें 8 तत्व मौजूद है। तो इस सवाल को करने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का हमने देखा होगा, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है वो ऐसे लगभग है। इधर हो जाएगा लेंटेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज। ठीक, यहां पे हो जाएगा हाइड्रोजन, यहां हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर यहां हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर यहाँ पे हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड होते हैं? 7। और कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? ऊपर से नीचे तक ये जो कॉलम होता है दोस्तों, ये ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ये ग्रुप कहलाता है। और पीरियड क्या कहलाता है? ये पीरियड 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये दूसरे पीरियड में और तीसरे पीरियड में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 तत्व ऐसे हैं जो कौन से पीरियड में आ रहे हैं? दूसरे और तीसरे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, दूसरे और तीसरे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? आंत किसकी लंबी होती है? जवाब देने की कोशिश करिए। यदि नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि इसकी बाघ की सही होगी, क्योंकि बाघ लंबा है तो आंत भी लंबी होगी, लेकिन आप गलत हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप गलत हैं दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खरगोश। खरगोश की जो आंत होती है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है दोस्तों, जितने भी शाकाहारी होते हैं उनकी आंतें लंबी होती है। जैसे जैसे वो मांसाहारी होते जाते हैं उनकी आंतें क्या होती है? छोटी होती जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था? राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 दिसंबर सन 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यह गीत गाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? मतलब कौन से कार्य में राज्यसभा कोई दखल अंदाजी नहीं करता है? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, राज्यसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने में। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा स्पीकर के निर्वाचन में। स्पीकर के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। जब स्पीकर निर्वाचित होते हैं तो उसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? मतलब पाचन के अंत में जब हमारे शरीर में पाचन हो जाता है तो पाचन होने के बाद हमारी शरीर एक एनर्जी जनरेट करती है। उस एनर्जी, वो एनर्जी कौन सी होती है? रासायनिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कौन सी होती है? विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा
रासायनिक ऊर्जा। हमारी जो ऊर्जा मुक्त होती है शरीर में पाचन के दौरान, वो कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, ये ऊर्जा निकलती कहां से है? सबसे पहले हम जानते हैं ये सारी क्रियाएं जो ऊर्जा जनरेट करने का होता है वो कहां से होता है। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है? हार्ट है। और ये हमारी लंग है, लंगों को क्या कहते हैं? फेफड़ा। हार्ट को क्या कहते हैं? हृदय। और ये है सेल, क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका है। होता है दोस्तों जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का अर्थ है वह ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, वह किस में जाती है? लंग में। लंग में जाने के बाद विली होती है। विली में क्या होता है कि जो हम ऊपर से सांस लेते हैं नाक के द्वारा, जो हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं, मान लो ऐसे, तो हमारा ऑक्सीजन किस में आ जाता है? लंग में। जब नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं तो हमारा ऑक्सीजन किस में आ जाता है? लंग में। और विली के द्वारा ये ऑक्सीजन क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर निकाल देता है और इसमें ऑक्सीजन डाल देता है। ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना। हार्ट क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग में भेजता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, या जिसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, अब अशुद्ध रक्त किसमें जाता है? लंग में। ठीक है, लंग में जाने के बाद नाक से हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो लंग क्या करता है? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मौजूद CO2 को नाक के थ्रू बाहर निकाल देता है। ठीक है, और ऑक्सीजन को हमारे लंग ब्लड में मिला देता है। अब मान लीजिए यहां से फिर एक नली आती है। अब जब हम हार्ट पढ़ाएंगे तब इन नली के बारे में बताएंगे, हम बस बात जान लीजिए इसमें कि नली होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और O2 इसमें मिल गया है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का अर्थ है शुद्ध ब्लड। हमारे किस में आ जाता है? हार्ट में आ जाता है। किस में आ जाता है? हृदय में आ जाता है। अब हृदय में शुद्ध रक्त आ चुका है, अब इसका शुद्ध रक्त पूरे कोशिका को पहुंचाना होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? हार्ट पंप करके पूरे कोशिका में पहुंचाता है, पूरे शरीर के ऑर्गन में पहुंचाता है और ऑर्गन से कोशिका में आ जाती है। ठीक है, अब यहां पे शुद्ध रक्त आ चुका है। कौन सा रक्त है? शुद्ध रक्त या प्योर ब्लड यहां पे आ चुका है कोशिका में। यानी इसमें क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा होगी, होगी ना। अब क्या करता है ये सेल? क्या करता है? इसमें माइट्रोकांड्रिया होता है। ठीक है, माइट्रोकांड्रिया क्या करता है और ये सेल क्या करता है? इस ऑक्सीजन का यूज करके रेस्पिरेशन करता है, जिसके हिंदी में कहते हैं श्वसन। श्वसन के माध्यम से क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके और यहां से फिर अपशिष्ट के रूप में ऑक्सीजन ब्लड में मिला दिया जाता है। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 किस में मिला दिया जाता है? ब्लड में। अब दोस्तों ये CO2 ब्लड में आ गया है। अब ये बताइए ये शुद्ध रक्त होगा या अशुद्ध रक्त होगा? जब भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, CO2 मिल जाता है, तो उसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी अशुद्ध ब्लड। अब ये CO2 ब्लड में मिल चुका है, CO2 ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है और ये फिर किस में जाता है? हार्ट में। किस में जाता है? हार्ट में जाता है। ये किस में जाता है? हार्ट में। ठीक है, हार्ट में गया। अब यहां से फिर पंप करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किसमें? लंग में, यानी फेफड़े में। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है और रिस्पायरेशन, श्वसन के माध्यम से प्रत्येक कोशिका क्या करती है? एनर्जी जनरेट करती है। जो एनर्जी होती है वो ATP के फॉर्म में होती है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में यह एनर्जी होती है, जो कि एक रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। मतलब बॉक्साइट जो है वो किसका ओर है, यानी रॉ मटेरियल किसका है जिसको प्यूरिफिकेशन के थ्रू हम एक एलिमेंट या एक तत्व उत्पन्न करते हैं? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा
एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ओर है कौन सा? बॉक्साइट। बॉक्साइट को हम प्यूरिफाई करके भट्टियों में या इंडस्ट्रीज में हम किस मेटल को निकालते हैं? एल्यूमिनियम को। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एल्यूमिनियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न कह रहा है पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? बताइए। शुष्क स्थान वह स्थान होता है जहां बिल्कुल भी वर्षा न के बराबर होती है, पानी की मात्रा न के बराबर होती है, ह्यूमिडिटी की मात्रा न के बराबर होती है। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा चिली, ऑप्शन नंबर दूसरा। दोस्तों होता क्या है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है चिली, उस चिली देश में एक मरुस्थल है, उस मरुस्थल का नाम है आटाकामा का मरुस्थल। तो दोस्तों आटाकामा के मरुस्थल में एक ये मरुस्थल कहने का मतलब आटाकामा डेजर्ट है, उसमें क्या होता है कि वह स्थान सबसे शुष्क स्थान माना गया है पूरे पृथ्वी पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहां स्थित है? बताइए दोस्तों। भारत, इंडोनेशिया, जापान या चीन, कहां स्थित है? सोच के बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। जो आसियान देश है जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है। विश्व का, विश्व कहने का मतलब पूरे पृथ्वी पे सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? बताइए दोस्तों। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक, इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर चौथा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बौद्ध धर्म। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सिकंदरा। उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्लेटिपस। प्लेटिपस ऐसा जानवर है जो पानी में रहता है और जमीन पे, दोनों पे रहता है, यानी इसको हम कहते हैं उभयचर। जो पानी में और जमीन पे दोनों में रहते हैं उसको कहते हैं उभयचर। और जो पानी में, सिर्फ पानी में रहते हैं वो जलचर, और जो जमीन पे रहते हैं वो थलचर। ठीक है, और दोनों में रहते हैं उभयचर, और जो आकाश में रहते हैं वो नभचर। ठीक है, तो दोस्तों चमगादड़ जो है वो ऐसा स्तनधारी है जो बच्चा पैदा करती है। पहला बर्ड है जो बच्चा पैदा करती है और उसको दूध भी पिलाती है। ठीक है, तो प्लेटिपस जो होता है वह एक उभयचर है जो पानी में और जमीन पे दोनों पे रह सकता है। ज्यादातर ये पानी में रहता है और शिकार करता है और उसको खाता है। ठीक है दोस्तों, प्लेटिपस का फिगर आपको दिख रहा होगा और वीडियो भी आपको दिख रही होगी कैसे प्लेटिपस चलता है। ठीक है, मेढक के कायान्वरण में बताइए क्या होता है? पिछली टांग समाप्त हो जाती है। कायान्वरण मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। जब वो छोटा होता है तो वो कैसा होता है? टेडपोल जब होता है, फिर जब बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? क्या चीज बढ़ता है, क्या चीज घट जाती है? तो पिछली टांग समाप्त हो जाती है, पहला ऑप्शन है। आंसर नहीं है, ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है खाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तीसरा है त्वचा खुरदरी हो जाती है, और चौथा है आंख छोटी हो जाती है। बताइए दोस्तों, कोशिश करिए। आपके पास 3 सेकेंड का टाइम है। 3 सेकेंड के अंदर यदि आप बता पाते हैं तो ठीक है, अन्यथा तो
मैं हूं, कोई सजा नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आप सीख रहे हैं। यहाँ पे गलतियां करिए, यहाँ पे सीखिए, लेकिन एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए तुरंत टिक लगा करके अगले क्वेश्चन पे चले जाना है। चलो, इसका सही जवाब हो जाएगा आंत छोटी हो जाती है। दोस्तों, जब मेढक का बच्चा हो जाता है, टैडपोल होता है, जब छोटी अवस्था में होता है तो वह एक शाकाहारी जीव होता है। तो जो जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं उनकी आंतें क्या होती है, छोटी सॉरी, जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं उनकी आंतें बड़ी होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो विकसित होने लगता है, एक बड़े मेढक में तब्दील होने लगता है, तो उसकी आंतें क्या होती हैं, छोटी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे मांसाहारी बनना शुरू हो जाता है। मांसाहारी, आपने मेढक को देखा होगा कि अपनी जीभ निकालता है और शिकार को कैप्चर करके अपने मुंह में डाल लेता है। तो मेढक मांसाहारी होते हैं बाद में, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। इस वजह से शाकाहारी होने की वजह से उनकी आंतें लंबी होती है। जैसे जैसे बढ़ते हैं मांसाहारी होते जाते हैं और आंतें उनकी छोटी होती जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? बताइए। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या महमूद तुगलक? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, नहीं बताऊंगा, 3 सेकंड बाद, 1 2 3। अब बताऊं? ठीक है, जिसने इसका जवाब दे दिया है बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। जो लोग अभी सीख रहे हैं उनके लिए सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के को हटाकर वहां पर तांबे के सिक्के जारी करा था, लेकिन ये मिशन फेल हो गया था। उसका जो ये मिशन था कि तांबे का सिक्का चला जाए, इसका मिशन फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि उसमें जो नक्काशी करी गई थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं करी गई थी, जिससे बहुत सारी जाली सिक्के बनने लगे और वो चीजें सक्सेस नहीं हो पाई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई यह पहल है, जो चांदी की जगह पे तांबे के सिक्के जारी करा था, वह फेल हो गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विजयनगर साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए, विजयनगर साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हम्पी। हम्पी को विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम्पी कहां पे है? मध्य प्रदेश में। हाँ, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? व्युत्क्रमानुपाती कहने का अर्थ एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू घटेगी। ठीक है, मान लीजिए कंडक्टर का प्रतिरोध कहने का अर्थ है R इजकल टू रो L बाई ए। L क्या है? लेंथ है, और A है क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों दो हमारे पास कंडक्टर है, चालक है। ठीक है, दो हमारे पास क्या है? कंडक्टर है। एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है और दूसरे का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है। ठीक है, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब ज्यादा होगा, जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक चीज और जान लीजिए आप कि रेजिस्टेंस जो होता है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? रेजिस्टेंस क्या होता है? यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? कंडक्टेंस के। सी क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हिंदी में कहते हैं चालकता। क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहां पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? घट रहा है। जब रेजिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टेंस जैसे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी व्युत्क्रमानुपाती है, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी इसकी जो चालकता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और मान लीजिए ये जो एक रॉड है
इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है। एरिया क्या है? कम है। तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, और जब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ चालकता क्या हो जाएगी? चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? बताइए। 3 सेकंड बाद मैं आपको जवाब दूंगा, तब तक आप इसमें से ऑप्शन चूज कर लीजिए। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, ये रहा हमारा पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर हमारे वायुमंडल में कई परतें हैं। वायुमंडल की कितने? कई परतें हैं। ठीक है, जिसमें पृथ्वी के जस्ट ऊपर जो पहला परत है उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। उसके ऊपर है समताप मंडल। उसके ऊपर है मध्य मंडल। उसके ऊपर क्या है? मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर क्या है? आयन मंडल। आयन मंडल। उसके ऊपर है बहिर्मंडल। ठीक है, ये हमारे एटमॉस्फेयर की परतें हैं। ठीक है दोस्तों, और ये है हमारा सन। हमारा सन नहीं, आपका भी सन है, और जितने भी प्लेनेट पृथ्वी पे जितने भी देश हैं उनके सन है। यहां तक कि जितने भी प्लैनेट है उनके भी सन है। ठीक है, तो ये इस चीज को ज्यादा ध्यान मत देना। अब होता क्या है, समतापमंडल में एक ओजोन गैस की एक परत होती है O3, जिसका फॉर्मूला होता है O3। O3 की एक परत होती है। ठीक है, ओजोन गैस की परत होती है समतापमंडल में। वो क्या करती है? उसका काम क्या होता है? सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती हैं उनको क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस दे देती है। ठीक है, यदि यह पतला हो जाए या कम हो जाए तो क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं पृथ्वी पर पड़ने लगेंगी और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म देने लगेंगी। ठीक है, तो इस वजह से अब ज्यादातर पोल्यूशन मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करने की वजह से पृथ्वी पे जो ओजोन परत की लेयर है वो पतली हो गई है। उसी को कहते हैं ओजोन डिफ्लेक्शन, यानी ओजोन परत में छेद होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन को यदि ध्यान देते हैं तो ओजोन परत में छेद नहीं, छेद तो नहीं होता है। चलो गलत था, चलो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ओजोन परत में छेद, ऐसा तो नहीं है। क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना। दोस्तों, क्या ओजोन परत क्षोभ मंडल में है? नहीं, किसमें है? समताप मंडल में है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। हाँ, ये कह सकते हैं। दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई किस मंडल में है? समताप मंडल में है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का यूज करने की वजह से ये इसका मोटाई क्या हो रही है? कम हो रही है। इसी को ओजोन होल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो गया। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? दोस्तों, जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं वो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय ताप यानी एटमॉस्फेयर को गर्म करता है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। जो भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो पृथ्वी के अंदर जब हम जाते हैं तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उस तापमान का यूज करके जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, लोकसभा अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? बताइए। लोकसभा अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को।
ठीक है। सभा अध्यक्ष अपने त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को समर्पित या संबोधित करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। दोस्तों जो मुख्य आयुक्त हैं मुख्य निर्वाचन आयोग, चीफ इलेक्शन कमीशन, उसकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। यहां तक कि जो उसके सदस्य हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग और नए तरंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।